अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 15 दिसंबर के लिए आज हम लेक्चर नंबर 4.6 आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब तक हम प्रोजेक्टाइल मोशन के 5 लेक्चर्स कर चुके हैं। टोटल 27-28 मिनट्स के ये 5 लेक्चर्स हैं। आप अगर इनको साथ साथ करते हुए आ रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन की सारी डेरिवेशंस अब आपको आ चुकी हैं और जो क्वेश्चंस फाइनल एग्ज़ाम में आते हैं वो साथ के साथ डिस्कस होते रहें और वो न्यूमेरिकल्स जो फाइनल एग्ज़ाम्स का हिस्सा बनते हैं वो भी आपको करवा दिए गए हैं। अच्छा, अब आज एक न्यूमेरिकल मैंने देखा कि वो रह गया है और वो एग्ज़ाम्स में का हिस्सा हुआ करता है, तो वो न्यूमेरिकल्स हम कर लें तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने ज़रूरी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो वो न्यूमेरिकल हम आज करते हैं, उसके बाद फिर सर्कुलर मोशन का पोर्शन हमने शुरू करना है। तो ये देखें, ये शहजाद मुस्लिम की बुक है मेरे पास। इसका नाम है लेक्चर्स ऑन फिज़िक्स। यही मैंने रेफरेंस बुक के लिए आपसे कही थी कि ये आप अपने पास अरेंज कर लीजिए। कर लें तो अच्छा है, ना करें तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मुझे तो पूरा करवाना ही है इंशाल्लाह। तो हम टाइम टू टाइम सबके पास एक जैसी बुक हो तो उसमें आसानी ये होती है कि एक दूसरे को कोई क्वेश्चन रेफ़र करना ईजी होता है। तो अब आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, इसे अगर आप पढ़ते हैं तो क्या, अ बॉल इज, अच्छा ये ज़रा जूम हो जाए, अ बॉल इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 meters with अच्छा मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाना चाह रहा था, करवाना मैं कुछ और चाह रहा था, क्योंकि ये वाला तो लेंथी क्वेश्चन है, उसमें नहीं होता फाइनल। ये सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, जो कि मैंने 5 ईयर में देखे हैं। ज़ाहिर है मैं वही वाले क्वेश्चंस देख रहा हूँ। तो आप देखें आपके सामने ये क्वेश्चन, और ये देखें, अ बॉय स्टैंडिंग 10 meters from a building can just reach the roof 12 meters above him when he throws a ball at a optimum angle with respect to the ground. Find the initial velocity uh, components of the ball. अच्छा, इनिशियल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल हमने मालूम करने। इनिशियल कंपोनेंट्स किसे कहते हैं? देखें, वेलोसिटी जब हमने इसको रिजॉल्व किया था, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था, हमने ये बात कही थी कि ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये, और इसका नाम हमने वी नॉट रखा था। ये है थीटा, और इस थीटा के साथ अगर हम ये कहें कि ये इसका एक्स कंपोनेंट है, तो ये इक्वल होता है वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ ये वाला कंपोनेंट वी नॉट वाई, दैट इज़ वी नॉट साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं। तो हमें कंपोनेंट्स मालूम करने के लिए एक तो इनिशियल वेलोसिटी का पता होना ज़रूरी है, ठीक है, और साथ उसके एंगल का पता होना ज़रूरी है, ताकि हम उसके कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर सकें। तो अब ये क्वेश्चन जो है, इसके हिसाब से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो मैं ये क्वेश्चन एक दफ़ा आपको दिखा दूं, फिर उसके बाद हम आगे इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये था ये रहा, अ बॉय स्टैंडिंग 10 meters फ्रॉम द बिल्डिंग। अच्छा, मैं
अगर एक रफ सी डायग्राम बनाना चाहूँ इसकी तो ये बनेगी। ये देखें कि फ़र्ज़ करो कि ये वो बच्चा है, और ये इसने थ्रो की है। अच्छा, ये बिल्डिंग है, बॉल इसके हाथ से निकला है और बस इतना ऊपर गया है कि वो इस छत तक पहुंच गया है, ऊपर नहीं है। अच्छा, मैं और इसके बाद ये जाएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब अगर केस के लिहाज से मैं बनाऊं, बच्चा मैंने बहुत ऊंचा बना दिया और बिल्डिंग के हिसाब से ये बहुत ऊंचा आ गया, तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा बेहतर करके बनाता हूँ। ये देखें कि ये फर्स्ट करें थ्रो हुई है बॉल, ये बिल्डिंग है, और जब ये थ्रो हुई है तो ये बस यहाँ तक पहुँची है। बियरली रीच द हाइट ऑफ द, बियरली रीच द रूफ का ये मतलब है कि बस वो छत तक पहुँची। इसका मतलब है कि हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मुझे पता चल गई है, और ये हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, रूफ की जो हाइट है उन्होंने 12 मीटर्स दे रखी है, ये रही। अच्छा, अब ये बच्चा उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग से 10 मीटर्स के फासले पर मौजूद है। अच्छा, अब मुझे खुद बताएं कि 10 मीटर्स के फासले पे ये बच्चा है और यहाँ तक इसकी बॉल की हाइट गई है। अगर ये आगे कंटिन्यू करता तो ये कहाँ जाता? ये जाएगा इस तक। ये अगर मैक्सिमम हाइट है तो मैक्सिमम हाइट वो जगह होती है जहाँ पे रेंज का हाफ होता है, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर्स हैं तो इसके आगे भी यकीनन ये 10 मीटर्स का डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये, अच्छा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम फिज़िक्स में कहते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा फिर? ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा हाफ ऑफ रेंज, रेंज का आधा। ये पूरी रेंज है तो ये बीच का मिडल पॉइंट क्या होगा? ये इस पूरी लाइन की ये आधी है, हाफ, इसलिए मैंने लिखा ये हाफ ऑफ आर है, और ये है कितना? 10 मीटर्स। तो मैं डेटा वाइज लिखता हूँ डेटा वाइज मैं लिखता हूँ इस पर हाफ ऑफ रेंज, इसे हाफ पड़ेगा 1/2 इज़ इक्वल टू 10 मीटर। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो आर फिर कितना आ जाएगा? ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 20 मीटर। तो अगर हाफ ऑफ रेंज 10 है तो फुल रेंज कितनी होगी? 20 होगी। अच्छा, अब मैं दूसरा जो डेटा उन्होंने दिया, डेटा में जो दूसरी वैल्यू दी है वो है हाइट दी है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग उसने कहा है कि ये 12 मीटर्स है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 12 मीटर्स। अब मुझसे क्या क्वेश्चन है? मुझसे क्वेश्चन है कि V0 x बताएं और V0 y बताएं, बस। और इन्होंने एंगल पूछा नहीं है, वो कि मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखें, ऐसे प्रॉब्लम्स जिनमें आपको वक्ती तौर पे कुछ समझ ना आए कि क्या करना है, उसमें आपको क्या करना चाहिए कि आप पहले एक फार्मूला लिखें। रेंज गिवन है, रेंज का फार्मूला लिख लें। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सीधा पेज कैसे नज़र आएगा आपको? ये ऐसे नज़र आएगा। अच्छा, अब ये रेंज हम जानते हैं किसके इक्वल होती है? V0 स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये रेंज का फार्मूला है। और इस रेंज के लिए ये जो साइन ऑफ 2 थीटा है, इसे आप फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाता है R इज़ इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यू।
और डिवाइडेड बाय जी। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ये जो 2 है ये इक्वल के ये बीच में लिखा हुआ आ गया, इसे मैं बाहर ले आता हूँ निकाल के। तो ये हो जाएगा R इज़ इक्वल टू 2V0 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये रेंज का फार्मूला है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंप्लीफाई कर दिया है इसको। ठीक है, ये आ गई मेरे पास एक इक्वेशन। ठीक है, अब मैं ये पेज 2 और इस पेज 2 पे मैं अब कर रहा हूँ कि क्या हाइट। दूसरी चीज़ हाइट है। हाइट किसके इक्वल होती है? V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G। जैसा कि मुझे याद है ये, तो अगर मैं गलत लिखूं तो आप इसे करेक्ट करके लिख दीजिएगा। बार मैं चेक भी कर लेता हूँ इसे, क्योंकि गलत होने की सूरत में पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो 1 मिनट दीजिए मुझे। V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, हाइट का ये फार्मूला ठीक लिखा हुआ है। तो वो इक्वेशन ये वाली का नाम मैंने 1 रखा था, तो मैं अब जो करंट आई है मेरे पास इसका नाम मैं 2 रख देता हूँ। ये 2 इक्वेशंस हो गई। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब रेंज और हाइट आपको दोनों नज़र आ रही हैं। ठीक है, जब कुछ समझ में ना आ रहा हो, अब मेरे पास डेटा में कुछ भी नहीं है। अब देखें, R की जगह मैं 20 लिख दूंगा, H की जगह 12 लिख दूंगा, और V0 X और V0 Y के लिए मुझे साइन V0 की वैल्यू भी चाहिए और एंगल थीटा की वैल्यू भी चाहिए। तो मुझे पता कुछ भी नहीं चलेगा। तो ऐसे केसेस में जो इक्वेशंस आपके पास अवेलेबल हो उन्हें एक दूसरे से डिवाइड कर देना बेहतर होता है। इससे ये कि नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मैं दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को एक दूसरे से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, आप 1 एंड 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यानी मैं फर्ज करें कि H को डिवाइड कर रहा हूँ R से, यानी कि H की वैल्यू पहले आएगी V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G और डिवाइड। अब R की वैल्यू क्या है? डिवाइड का निशान आ गया ये, और R की वैल्यू इसकी जगह आ जाएगी। और R की वैल्यू क्या है? ये देखें, R है इक्वल टू 2V0 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय G। यही चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा 2V0 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय G। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो डिवाइड का निशान है इसे क्रॉस कर देता हूँ, तो ये चेंज हो जाएगा। यानी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? H डिवाइडेड बाय R इक्वल, ये वाला V0 ये एज इट इज़ लिख देते हैं, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय G, और इसे मैंने क्रॉस कर दिया। ये जो डिवाइड था इसे मैंने क्रॉस कर दिया, तो ये उलट जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये G ऊपर चला गया और 2V0 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा, अब आप देखें कि कुछ कैंसिल हो सकता है इसमें से, कुछ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है। ये G ऊपर है, ये G नीचे, इसके साथ 2 लगा हुआ है, ये G से G कैंसिल हो गया। अच्छा, अब V0 देखें, V0 स्क्वायर ये है, V0 स्क्वायर ये है, ये और ये कैंसिल हो गया। ये साइन लिखा है, ये साइन स्क्वायर लिखा है, तो साइन से स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, ये साइन और ये स्क्वायर कैंसिल। मेरे पास क्या बच जाएगा? H की वैल्यू है 12, R की वैल्यू है 20, यहाँ बच गया, स्क्वायर कट गया तो साइन ऑफ थीटा बच गया डिवाइडेड बाय नीचे 2, G कट गया था, 2 बच गया। अच्छा, और यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं बचा, तो मैं लिखता हूँ 1, नीचे क्या है 2, V0 स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, साइन कैंसिल हो चुका है, कॉस बच गया। अच्छा, अब इस 12 को मैं इस 20 से डिवाइड कर दूंगा, वो मैं कर लेता हूँ। लेकिन मेरे पास क्योंकि इस जगह पर आपको याद है कि कैलकुलेटर नहीं होता,
इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ। आप खुद जब ये कैलकुलेशन करें तो अपने हाथ से कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कीजिएगा। तो ये मेरे पास आ रहा है ये, अच्छा मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो साइन थीटा एक तरफ कर दिया मैंने, कॉस थीटा इसके नीचे लिख दिया, ये 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 ये मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है अभी भी, ये 4 इधर से डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 20। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है, ये देखिए। तो अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 48 और नीचे आ गया 20, ये आ गया टेंजेंट ऑफ थीटा, और इसको जब इससे डिवाइड करते हैं तो आता है 2.4 टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट इधर ले आए तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2.4, यहाँ से ये एंगल थीटा आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और ये थीटा कैलकुलेट हो जाएगा तो इसे किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में रख के आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है आपके सामने, ये देखें इक्वेशन 1 थी आपके पास सामने, r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अच्छा, ये जो रेंज का फार्मूला है ये, इसी में अगर आप वैल्यूज़ रख देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, वी नॉट यहीं छोड़ दें, ये g ऊपर आ जाएगा r इंटू जी, और ये साइन ऑफ 2 थीटा ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, जो थीटा आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे उसे इस जगह पे रखेंगे तो वी नॉट आ जाएगा, फिर ये जो स्क्वायर है इसे ख़त्म करने के लिए यहाँ रूट लेंगे, ये आ जाएगा, आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जब v की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे आप तो कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी वी नॉट एक्स इक्वल होता है वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, यहाँ वैल्यू रखेंगे, v की जो भी वैल्यू आएगी उसे यहाँ रखेंगे, कॉस और थीटा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली होगी यहाँ रखेंगे तो वी नॉट एक्स कैलकुलेट हो जाएगा, मीटर्स पर सेकंड इसका यूनिट होता है। और ऐसे ही वी नॉट वाई आप कैलकुलेट करेंगे, वी नॉट साइन ऑफ थीटा, और वी नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके होंगे वो उसे यहाँ रखेंगे, और साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वी नॉट साइन ऑफ थीटा भी, वी वाई कंपोनेंट भी आप मालूम कर सकेंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स थे जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में करना ज़रूरी थे, ये आपने कर लिए। तो अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, ये हमारा 2 डायमेंशनल मोशन में जो एक पोर्शन है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का वो ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट, और दूसरे पार्ट में हमने करना है सर्कुलर मोशन। ये आज का पेज 4, और इस वक्त हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब ज़ाहिर है जब कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो मैं उसकी लिस्टिंग करता हूँ कि क्या टॉपिक किस तरतीब से आपके सामने लाया जाना चाहिए। तो इस सिलसिले में ये थोड़ा सा मोबाइल हिल गया था तो मैंने इसको सही किया। अच्छा, सर्कुलर मोशन, इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि कुछ डेफिनेशंस हैं, फंडामेंटल डेफिनेशंस, जो कि मुझे आपको पता होना ज़रूरी है। तो पहले हम वो डेफिनेशंस स्टडी कर लें, उनको थोड़ा सा समझ लें, फिर हम इसके बाद आगे चलेंगे। सर्कुलर मोशन क्या होता है? अ मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो यही इसकी डेफिनेशन है, लिख लीजिए, मोशन ऑफ अ बॉडी
in a circle is called सर्कुलर मोशन। ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी, ठीक है। इसके बाद कुछ दूसरी डेफिनेशन है जो टाइम टू टाइम हमें यूज़ करते रहना है, और लेट्स से उनको वन बाय वन डिफाइन करते जाते हैं। तो पहली डेफिनेशन हम लिख रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इस निशान से ज़ाहिर करते हैं। ये निशान आपका जाना पहचाना है, इसे आप थीटा पढ़ने के आदी हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से पढ़ा जाता है। अच्छा, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इसी की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जब डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, जैसे हम कहते हैं कि चेंज इन लीनियर पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे, चेंज इन एंगुलर पोजीशन of a body is called angular displacement. ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। इट्स यूनिट इज, अच्छा, इट्स इज represented by theta and its unit is रेडियन। अच्छा, अब फर्ज करो कि ये मैं एक डायग्राम आपके सामने बनाता हूँ, फिर शायद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा हो, ये, अब मैं बिल्कुल सही गोल दायरा, कंपास मेरे पास नहीं है, अब होता तो बना लेता। ये जो गोल दायरा है, ऐसे अगर कोई घूम रहा हो ऑब्जेक्ट, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। दायरे में दो ही किस्म की हरकत हो सकती है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट घड़ी की सुइयों की सूरत में या उनके मुखालिफ में घूम रहा हो किसी सर्कल में, तो ऐसे ऑब्जेक्ट की हरकत को सर्कुलर मोशन कहते हैं। और यानी वो कोई एक सर्कल फॉर्म कर रहा होगा, जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मैंने बात की आपके सामने, तो देखें, फर्ज करें कि ये एक ऑब्जेक्ट है आपके सामने, ये, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्स एक्सिस बनाया मैंने, इसमें क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो मैं पहले एक सर्कल, चलो ये सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, ये। अच्छा, अब ये एक्स एक्सिस बना हुआ, ये सेमी सर्कल। फर्ज करो कि कोई ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है। इस जगह पे इसकी पोजीशन का नाम मैं रख रहा हूँ P1। इस P1 पर इसका जो एंगल है वो है θ1, ये है 15 डिग्री, यानी एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल है 15 डिग्री। तो अब फर्ज करो ये यहाँ से मूव करते हुए इधर आ गया इस जगह तक, और इस जगह पर इस पॉइंट का नाम मैं रख रहा हूँ P2, और इस जगह पर इसका जो एंगल है ये वाला एक्स एक्सिस के साथ, ये बन रहा है 75 डिग्री, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ θ2। अच्छा, पहले ये कहाँ बैठा हुआ था, P1 पे, उस वक्त इसका एंगल कितना था, 15 डिग्री, ठीक है। और अब ये आ गया है ऊपर, और कहाँ पहुँचा है, पॉइंट P2 पे पहुँचा है, और P2 पे इसका एंगल कितना है, 75 डिग्री। ये, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसने कितने डिग्रीज का डिस्प्लेसमेंट किया है, कितने डिग्री इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आप क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितने एंगल होंगे, यानी ये। अब आप कहेंगे यहाँ तक 15 डिग्री था और यहाँ तक 75 है, तो अगर मैं इस पूरे में से ये माइनस कर दूँ तो ये बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा मालूम करने के लिए θ2 में से θ1 माइनस कर देंगे,
तो मेरे पास क्या आ जाएगा 75 माइनस 15 और ये कितना आता है 60 डिग्री। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पर वो है 60 डिग्री। तो ये जो पोजीशन में चेंज है किसी ऑब्जेक्ट की एंगुलर पोजीशन में जो चेंज होता है उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और मैंने एंगल डिग्रीज में लिखा है फ़िलहाल, क्योंकि हम डिग्रीज से वाकिफ़ हैं इसलिए मैंने इसे डिग्रीज लिखा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फिज़िक्स में रेडियंस में लेते हैं, रेडियन। ये एक नया सा यूनिट आपके सामने आ गया, रेडियन। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ। कभी आपने कैलकुलेटर पे गौर किया हो तो कैलकुलेटर जब आपके सामने होता है तो उस पर नॉर्मली इस जगह पर ये लिखा हुआ होता है, ठीक है, डी। और अगर नहीं लिखा होता तो आपका टीचर कहता है कि आप पहले कैलकुलेटर को डिग्री मॉड में लेके आएँ, फिर उसके बाद उसके एंगल्स का साइन टेन या कॉस आप मालूम कर सकते हैं। तो ये जो डिग्री मॉड होता है ये बेसिकली डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, दूसरा यूनिट जो होता है अगर आप मॉड में देखें तो वहाँ पे दूसरा जो मॉड होता है एंगल्स का वो आर लिखा होता है। इस आर से मतलब रेडियन होता है, ये एंगल का दूसरा यूनिट है। जिस तरह टाइम के लिए सेकेंड, आवर एंड वीक, मंथ, डे, ये उसके यूनिट्स हैं टाइम के, ये डिफरेंट यूनिट्स हैं टाइम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही एंगल के डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनमें से एक डिग्रीज है और एक रेडियन है। इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है इस पर हम बात कर सकते हैं। तो डिग्रीज टू रेडियन कन्वर्जन ये करूँगा मैं, लेकिन आज सिर्फ आपको थोड़ा सा तारुफ 26 मिनट्स की हो गई है, क्लास हो गई है, तो मैं नॉर्मली 30 से कम ही इसको रखने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं सिर्फ ये बता दूँ कि 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन, ये रिलेशनशिप होती है एंगल्स के दरमियान। 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन। तो कल या नेक्स्ट जब भी हम क्लास स्टार्ट करेंगे अब, तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब ये आज एक न्यूमेरिकल है और थोड़ा सा आपको सर्कुलर मोशन का दिया है। आपका असाइनमेंट ये है कि आपने इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल कंप्लीट करके और मुझे उस पर गूगल क्लासरूम में ऐड करना है। ये आपका असाइनमेंट होगा और ये असाइनमेंट है 4.6, ये लेक्चर है 4.6। मैं जब इसकी कॉपी करूँगा, आई मीन PDF आपको भेजूँगा, तो उसके ऊपर मैं इसका वो भी लिख दूँगा, लेक्चर नंबर भी लिख दूँगा। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच।